एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी मनोविज्ञान वाली क्लास में। जी हाँ, मनोविज्ञान की क्लास फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं, अधिगम की श्रृंखला भाग 2। अभी तक की श्रृंखला में हमने पढ़ा कि आखिर अधिगम होता क्या है और अधिगम की विशेषता के साथ उसकी प्रक्रिया क्या है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं वो अधिगम के प्रकारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार क्या है देख लिया जाए। तो अधिगम के प्रकारों की बात करें तो क्या है? अधिगम के प्रकार में सबसे पहला वर्गीकरण जो किया गया है मनोवैज्ञानिक आसुबेल के द्वारा। देखिए, मनोवैज्ञानिक आसुबेल ने, जो मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके थे लेकिन सबसे फेमस जो थे वो आसुबेल साहब थे। उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है क्या? अभिग्रहण के द्वारा सीखना, दैट इज रिसेप्टिव लर्निंग। देखिए भाई, ये पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो लोग टेट में इंग्लिश लेते हैं या सीटेट में इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि यहाँ पे इसकी ड्यूअल मीनिंग भी लिखी जाए, जिससे वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो थोड़ा फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? अभिग्रहण के द्वारा सीखना मतलब रिसेप्टिव लर्निंग। दूसरा है अन्वेषण के द्वारा सीखना, दैट इज एक्सप्लोरेटिव लर्निंग। तीसरा है रटकर सीखना, दैट इज रोट लर्निंग। और चौथा है अर्थपूर्ण मतलब समझकर सीखना, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। तो जरा जल्दी से बताओ, इन चारों में से कौन सी लर्निंग हमारे लिए, शिक्षा के क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी है? इन चारों में से मुझे लगता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना। ये सब बाद में आएंगे, पहले ये आएगा। तो अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, ये किसका है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल रिसेप्टिव, एक्सप्लोरेटिव, रोट और क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल लर्निंग, RERM। दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज RERM, दैट इज रिसेप्टिव, एक्सप्लोरेटिव, रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला आता है क्या? रिसेप्टिव लर्निंग। इस प्रकार में क्या होता है अधिगम में? अधिगमकर्ता को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और अधिगमकर्ता उस सामग्री को आत्मसात करता। तो कौन सी लर्निंग है जिसमें अधिगमकर्ता चीजों को आत्मसात करता है? लेकिन आसुबेल के अनुसार यह रटकर भी हो सकता है और समझ करके। भाई मैंने आपको मैटर जैसे अभी पढ़ाया, अब ये मैटर आप या तो रट लो या तो क्या कर लो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो समझ लो। तो रट करके भी कर सकते हो और समझ के भी कर सकते हो। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? जहां रट कर और समझ कर दोनों कर सकते हो, किस में आएगा? अभिग्रहण लर्निंग में आएगा, मतलब कि दैट इज रिसेप्टिव लर्निंग में आएगा। तो रिसेप्टिव दिया गया, आप रिसीव कर रहे हो, अब वो बाय रिटन हो चाहे एक्सप्लोरेटिव हो चाहे जैसे हो, लेकिन आपको चीजों को याद करना है। अब वो याद आप रट के भी कर सकते हो और समझ के भी कर सकते हो। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अभिग्रहण के द्वारा सीखना निम्नलिखित में से लिखित होता है या मौखिक होता है? तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। रट करके भी याद कर सकते हैं और बिना रटे समझ करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा है अन्वेषण के द्वारा सीखना। क्या है अन्वेषण सीखना? एक्सप्लोरेटिव लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को दी गई सामग्रियों में नया संप्रत्यय या कोई नया नियम विचार की खोज करके उसे सीखना होता है। हम आपको कोई कॉन्सेप्ट दे, आप उसमें क्या करो? उससे कुछ नया कॉन्सेप्ट निकाल दो, कुछ नया खोज लो, यही कहलाता है एक्सप्लोरेटिव लर्निंग। ये जीनियस बच्चे जो होते हैं, जिनके अंदर मौलिकता पाई जाती है, याद करो सृजनात्मक बालक की बात हमने की थी, क्रिएटिव चाइल्ड। तो क्रिएटिव चाइल्ड ऐसा करते हैं। तो सृजनात्मक बालक अन्वेषण के द्वारा सीखते ही सीखते हैं। क्लियर है? चलो, तो अन्वेषण के द्वारा सीखना हो गया। अगला पॉइंट, रट कर सीखना। जब इसमें क्या होता है? इस प्रकार में अधिगमकर्ता दिए गए सामग्रियों में साहचर्य शब्दशः, यहां देखो वर्डिंग आया शब्दशः, कहते हैं ना कि भैया फलाने अक्षर भाई अक्षर याद है, मतलब उन्होंने रट लिया है, उस रट याद नहीं है, वो रट लिया उन्होंने बिना उसका आशय समझे। अगर आप पढ़ रहे हैं और शब्दशः पढ़ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रट कर पढ़ना कहते हैं, दैट इज रोट लर्निंग कहलाता है। अगला है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना क्या है? अर्थपूर्ण सीखना आसुबेल के अनुसार उसी तरह है जैसा अधिगम है, विशेष बात रखता है क्योंकि इस प्रकार में सीखने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। तो कौन सा अधिगम का प्रकार है जिसमें समझकर और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ा जाता है? तो वो कौन सा है? अर्थपूर्ण सीखना है। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? गैने के द्वारा वर्गीकरण जो किया गया है, वो गैने ने क्या वर्गीकरण किया है? रॉबर्ट गैने अधिगम सोपानकी के पिता कहलाते हैं। अधिगम को श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक्सप्लेन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अपने रॉबर्ट गैने साहब थे। तो अधिगम सोपानकी का जनक किसे कहते हैं?
या अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था, या अधिगम को श्रृंखला के रूप में या श्रृंखलाबद्ध अधिगम के रूप में स्वीकृत किसने किया है, तो रॉबर्ट गेने ने किया है। आज तक जो पहला क्वेश्चन इसमें से आया है वो क्या आया है, इनकी पुस्तक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। बनाइए डबल स्टार ट्रिपल स्टार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आ चुका है। तो गैने ने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया था, श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में उन्होंने जो किताब लिखी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें इन्होंने कितने भेद बताए हैं, 8 भेद बनाए हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए है, जिसे वह क्या करते हैं, निष्पादन परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पादन परिवर्तन कहते हैं, लगा लीजिए टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट गैने के अनुसार क्या कहलाता है, निष्पादन परिवर्तन मतलब एग्जीक्यूशन चेंजेस, दैट इज एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, इसको बोलते हैं निष्पादन, एग्जीक्यूट करना, है ना। प्लान बनाते हैं तो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अधिगम के प्रकारों का वर्गीकरण निष्पादन स्तर के रूप में किसने किया है, तो रॉबर्ट गैने ने किया है। क्लियर है, क्या वर्गीकरण किया है, आइए देखते हैं। वो कठिनाई के स्तर के क्रम में रखे जाते हैं, उन्होंने ऐसा बताया अधिगम के भेद, और अधिगम के ये कितने भेद हैं, निम्नलिखित 8 भेद हैं। पहला भेद देखते हैं, सबसे पहला भेद है कौन सा, संकेतक अधिगम कहा जाता है, इसको प्राचीन अधिगम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्राचीन अधिगम भी कहते हैं। कौन सा अधिगम, प्राचीन अधिगम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, प्राचीन अधिगम कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में जिस प्रकार से घंटी के उद्दीपन के द्वारा लार स्रावर की अनुक्रिया प्रतिबंधित कर दी जाती है, उससे एक संवेग या संकेत अधिगम घटित होता है। तो संकेत अधिगम, जैसे छोटा बच्चा जब आप स्कूल जाता है तो आप क्या करते हो, उसको एक फुटबॉल एक सेब दिखाते हो और कहते हो ये एप्पल है। का से क्या होता है, कबूतर है। खा से क्या होता है, खरगोश है। ये जो आप उसको दिखा रहे हो, ये संकेत के द्वारा जो पढ़ाते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको संकेतक अधिगम या प्राचीन अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। और इस संकेत अधिगम का संबंध किससे है, शास्त्रीय अनुबंधन से है। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध किससे है, पावलोव से है। किससे है, पावलोव का आपको पता होगा, पावलोव एक जीव वैज्ञानिक थे और उन्होंने लार ग्रंथियों पर, इसके पाचन क्रिया पे अध्ययन करते समय लार ग्रंथियों का अध्ययन किया था। और लार ग्रंथि को पैराटिड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, पैराटिड ग्लैंड। इन्होंने कुत्ते की पैराटिड ग्लैंड निकाल दिया, उसकी सूंघने की क्षमता को खत्म कर दिया, और फिर केवल भोजन दिखा करके घंटी से जोड़ करने का काम किया, और बाद में फेमस हो गए। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में कोई बालक गलत आदतें सीख लिया है, उसकी गलत आदत को छुड़ाना है, तो इनसे बढ़िया प्रयोग कोई नहीं है संकेत अधिगम का। ठीक है, तो संकेत अधिगम किसे कहते हैं, सबसे पहला पद जब बालक प्राइमरी में पढ़ने जाता है तो संकेत अधिगम के द्वारा पढ़ाई करता है। चलो दूसरा पद देखते हैं। तो दूसरा पद क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया पद। अच्छा, एक चीज और, इसके पहले वाले पद को अगर आप ध्यान से देखो तो उसको टाइप एस अनुबंधन भी कहते हैं। किसको, जो मैंने आपको पद बताया ना अभी, संकेत अधिगम को टाइप एस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप एस, टाइप एस, टाइप एस, ध्यान रखिएगा, टाइप एस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया को, इसको टाइप आर कहते हैं। क्या बोलते हो, टाइप आर कहते हो, टाइप आर कहते हो, टाइप आर कहते हो। इसमें थॉर्नडाइक का प्रयोग संबंध है, इसको बोलते हैं एसआर में, है ना। एसआर, एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पांस, इसको टाइप आर कहते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग से समझाता है कि इसमें एक बिल्ली सही और गलत उद्दीपन, मतलब जिसको कहते हैं ना प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखना, पहचान कर उसको अपनी अनुक्रिया से संशोधन कर सही अनुक्रिया सीख लेती है। तो उद्दीपन अनुक्रिया बालक भी यही करता है, बार बार गलतियां करता है, फिर उसमें सुधार होता है। तो मंद बुद्धि बालक के लिए सबसे बढ़िया शिक्षण विधि कौन सी है, उद्दीपन अनुक्रिया विधि। उसको बार बार प्रयास करने का मौका दीजिए, उससे गलतियां होगी, प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखेगा तो ज्यादा अच्छा सीखेगा। समझ में आ गया बात। तो प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखना, अधिगम करना किसकी श्रेणी में आता है, इनके अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगले अधिगम को देखते हैं। हाँ, एक चीज यहां पे और समझ लेना है कि इस अधिगम को हम लोग स्किनर से भी जोड़ के दे सकते हैं। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने अभी आपको टाइप आर बोला, ये क्रिया प्रसूत अधिगम भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्रिया प्रसूत अधिगम क्या होता है, क्रिया प्रसूत अधिगम। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या हमारे जीवन में हम 2 तरीके का व्यवहार करते हैं, एक व्यवहार होता है अनुक्रिया आधारित, और एक व्यवहार होता है या अनुक्रिया या प्रतिक्रिया आधारित, और एक व्यवहार होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। दोनों में क्या अंतर होता है, तो याद करिएगा, अगर आप रिस्पोंडेंट वर्क करते हो, कोई काम हो रहा है उसके एवज में आप काम करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया आधारित वर्क। जैसे लाइट आंख पे पड़ी, आंख बंद कर लिए, ये क्या है, प्रतिक्रिया है। लेकिन
आपके घर के दरवाजे पे कोई घंटी बजा रहा है, अब श्याम और राम फाटक खोलेंगे या नहीं खोलेंगे ये वो डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। करूंगा क्या? तो इसी को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनल लर्निंग। ठीक है, मतलब कि सक्रिय व्यवहार, व्यक्ति जहां स्वेच्छा से, इसको ऐच्छिक विधि भी कहते हैं, जहां व्यक्ति खुद की इच्छा से कोई काम करता है, जब उसकी इच्छा करेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। लेकिन जो पावलोव का प्रयोग था वहां पे आपकी इच्छा निर्भर नहीं करेगी, वहां इच्छा से कोई मतलब नहीं है, इच्छा का संबंध शून्य है वहां पे। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे, तो क्रिया प्रसूत व्यवहार और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार दोनों में अंतर क्लियर है। चलिए अगले व्यवहार पे चलते हैं। अगला व्यवहार क्या है? सरल श्रृंखला। देखिए सरल श्रृंखला नाम क्यों पड़ गया इसका? इसको बोलते हैं लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। क्यों? जीवन में जब बालक सीखना शुरू करता है, आप कोई काम कर सीखना शुरू किए तो अपने मांसपेशियों के बिना नियंत्रण किया नहीं सीख पाए। जैसे आपको लिखना सीखना था तो लिखना कैसे सीखे आप? लिखना सीखने के लिए आपने पहले पेन पकड़ना सीखा, फिर हाथ चलाना सीखा, गोला सीखा, पाई सीखा, ये सब लिखते लिखते तब आज आप अपने नियंत्रण करके लिख पा रहे हैं। तो बालक भी यही करता है, उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा पढ़ता है और पढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या करता है? शुरू कर देता पढ़ाई लिखाई। तो कहने का मतलब क्या हो गया? सरल श्रृंखला अधिगम में मांसपेशियों के नियंत्रण के द्वारा सीखा जाता है, इसीलिए इसको गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो सरल श्रृंखला अधिगम कहे या फिर क्या कहे, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम में आता है कि सरला घर पहुंचती है विद्यालय से, कपड़ा खूंटी पे टांगती है, जूता रैक पे रखती है, बैग अलमारी पे रखती है, किचन से खाना खाती है, फिर होमवर्क पूरा करती है और फिर खेलने चली जाती है। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप वो एक क्या कर रही है? अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके अधिगम की प्रक्रिया को पालन कर रही है। तो ये श्रृंखलाबद्ध अधिगम की श्रेणी में आएगा और सरल श्रृंखला होगा। तो ये क्रियात्मक याद रखिए, मांसपेशी क्रियाओं के द्वारा अगर आप कोई श्रृंखला कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, तो वो सरल अधिगम की श्रेणी में आता है। चलिए अगली श्रेणी पे चलते हैं। अगली श्रेणी क्या है? शाब्दिक साहचर्य। देखिए अब दोनों में अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है, वहां आप किसकी क्रियाओं के द्वारा कर रहे थे? आप वहां पे क्रिया कर रहे थे क्या? आप गत्यात्मक क्रियाएं कर रहे थे। यहां पे वाचिक क्रिया करेंगे। वाचिक मतलब समझते हो? बोल करके, है ना? वाचिक क्रिया करोगे, ये ध्यान रखना। यहां पे हम लोग वाचिक क्रिया करते हैं। जैसे एक छोटे से बालक को हम सिखाते हैं कि वह लाल गेंद है, तो पहले लाल रंग अलग, लाल वर्ड उसको अलग सिखाएंगे, रंग अलग सिखाएंगे, गेंद अलग सिखाएंगे, तब तो जोड़ना सिखाओगे उसको, कि एक साथ ही सीधे बोलोगे लाल रंग है कि लाल रंग की गेंद है। तो पहले तो उसको आना चाहिए ना कि लाल क्या होता है, रंग क्या होता है और गेंद क्या होता है। तो ये क्या है बालक का? ये शाब्दिक साहचर्य, उसको एसोसिएट करके जो आप पढ़ाते हैं वो क्या है? वाचिक अधिगम के अंतर्गत आता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है विभेदन अधिगम। चलो भाई, हमने उसको लाल भी सिखा दिया, गेंद भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन बताइए, मैंने कहा नहीं वो हरी गेंद उठा लाओ, मैंने कह दिया वो नीली गेंद उठा लाओ, वो पीली गेंद उठा लाओ। जब तक बालक डिफरेंशिएट करना नहीं जानेगा छोटे लेवल पे, तो क्या वो आपका प्रश्नों का जवाब देगा? जब बालक पहली बार प्राइमरी में आया तो उसको आपने संकेत अधिगम का उपयोग करना सिखाया, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया का उपयोग करना सिखाया, फिर कैसे सिखाया? फिर आपने श्रृंखला के द्वारा सिखाया, जिसमें सरल श्रृंखला आया, मतलब मांसपेशी का उपयोग करना सिखाया। फिर बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आपने क्या करना सिखाया? उसको वाचिक श्रृंखला सिखाई। अब उसको क्या सिखाएंगे? हम डिफरेंशिएट करना सिखाएंगे कि चीजों में अंतर कैसे करते हैं, क्योंकि बिना अंतर किए अगला वाला अधिगम नहीं होगा, संप्रत्यय निर्माण नहीं होगा भाई। ठीक है? तो विभेद अधिगम का मतलब चीजों में अंतर कराना सिखाना बालक को। तो अंतर करना कैसा? वो लाल गेंद है, वो हरी गेंद है, ये नीली गेंद है, ये पीली गेंद है, ये जो वर्डिंग आप अलग अलग कह रहे हो और बालक उसके आधार पर उसको ऑब्जर्व करके आपको रिजल्ट दे रहा है, ये कहलाता है विभेदन अधिगम। क्लियर है? चलो डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इसको। क्या है? अगले पॉइंट पे देखा जाए तो संप्रत्यय अधिगम है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कब हो पाएगी आपको? जब आप डिफरेंशिएट करना जानोगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 गुणे 2 कितना होता है, तो सभी लोग आंसर देते हैं 4 होता है। कहां से सीख लिए भाई? अपने मन से आ गया क्या? अब किसी टीचर ने उसको पढ़ाया कि 2 + 2 कितना होता है और 2 गुणे 2 कितना होता है, तो 2 + 2 4 होता है और 2 गुणे 2 कितना होता है? 4 होता है। अगर बालक इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे ले रहा है, इट मींस दैट कि उसका संप्रत्यय निर्माण हो गया है। और अगर वो 2 गुणे 2 का मतलब 4 बता रहा है लेकिन 2 + 2 का मतलब 4 नहीं बता रहा है, तो संप्रत्यय निर्माण नहीं हुआ है। अभी उसको आप विभेद करना सिखाइए कि दोनों में अंतर क्या होता है। क्लियर है? तो बालक का संप्रत्यय निर्माण बिना विभेदन के पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले अधिगम पे चलते हैं। संप्रत्यय निर्माण करा दिया बालक का,
अब हम क्या कराएंगे, सिद्धांत बनाएंगे, या उसको नियम अधिगम भी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं सिद्धांत अधिगम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिद्धांत अधिगम कहते हैं। अब देखो, इसको इसीलिए कहा जाता है कहते हैं ना कि महासंप्रत्यय। क्या बोलते हैं, महासंप्रत्यय भी कहा जाता है। किसको, इसको महासंप्रत्यय की श्रेणी में भी रखा गया है। क्यों, जब बालक एक से अधिक संप्रत्यय निर्माण कर लेता है तो दोनों के बीच में आधार पे एक नियम बनाता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी अलग चीज है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग चीज है, लेकिन दोनों को जोड़ करके बालक का एक कॉन्सेप्ट का निर्माण कर दिया आपने, तो ये क्या कहलाता है, नियम अधिगम कहलाता है। तो नियम अधिगम बालक कब कर पाएगा, जब उसका संप्रत्यय निर्माण होगा किसी वस्तु को। मैंने कहा गर्म हवा हल्की होती है, तो गर्म हवा एक अलग कॉन्सेप्ट है, हल्का होना एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बालक को मैं ये दोनों समझा ले जा रहा हूं और बालक समझ जा रहा है, इट मींस दैट माना जाएगा कि उसने नियम अधिगम का निर्माण कर लिया है। क्लियर है। चलो, सबसे अंतिम अधिगम बम्पर इंपॉर्टेंट है और वो है समस्या समाधान अधिगम। हम लोग जीवन में इसी का उपयोग करते हैं। सबसे पहला पूछता है कौन सा अधिगम तर्क और चिंतन पे आधारित है। तो कौन सा अधिगम तर्क और चिंतन पे आधारित है, तर्क और चिंतन पे आधारित अधिगम जो होता है उसको हम लोग समस्या समाधान अधिगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। तो बालक जब संप्रत्यय बना लेगा, नियम बना लेगा, तो जीवन में जब भी कोई समस्या सामने आएगी तो उन्हीं नियमों और उन्हीं संप्रत्तियों के आधार पे क्या करेगा, समस्या का समाधान करेगा। तो क्या हुआ, हम चले कहां से थे भाई, हम संकेत अधिगम से चले, जिसको प्राचीन अनुबंधन भी कह दिया। क्लियर है। दूसरा हम चले उद्दीपन अनुक्रिया पे आए, बालक को उद्दीपन के द्वारा सिखाना शुरू किए। वो जो अधिगम था थॉर्नडाइक और स्किनर से संबंधित था, इसीलिए उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम को क्रिया प्रसूत व्यवहार से जोड़ा गया है और इसीलिए हम उसको क्या उपयोग करते हैं, हम वहां पे उपयोग करते हैं नैमित्तिक अधिगम अनुबंधन भी कहते हैं। स्किनर के सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा गया है। जब बालक ने उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीख लिया, तब हमने क्या करना सिखाया बालक को सरल श्रृंखला के द्वारा मांसपेशियों का नियंत्रण करना सिखाया। बालक मांसपेशियों का नियंत्रण करना सीख गया तो क्या सीखा, बालक वाचिक शब्दों का श्रृंखला का अधिगम बनाना सीख लिया। मतलब बालक शब्दों को जोड़ करके पढ़ना सीख लिया। जब बालक वो सीख लिया तो फिर हमने उसको क्या कराया, हमने उसको विभेदन करना सिखाया। क्या करना सिखाया, विभेदन करना सिखाया। विभेदन करना सीख गया तो क्या जीन गया, संप्रत्यय का निर्माण कर लिया कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। और जब कॉन्सेप्ट बनाना सीख लिया तो नियम और अधिगम, मतलब नियम सिद्धांतों की बात करने लगा, दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट को जोड़ देना, ये नियम अधिगम कहलाता है। जैसे एग्जाम में सार्वत्रिक, जितने भी सार्वत्रिक यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सभी के सभी नियम या सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट क्या है सर, समस्या समाधान अधिगम। इसको सबसे उच्च स्तर का अधिगम माना जाता है। इसमें तर्क और चिंतन के आधार पे, पूर्व अनुभवों के आधार पे, पहले जितने 7 प्रकार के मैंने अधिगम बताए उन सभी के आधार पे अधिगम किया जाता है। तो पेपर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्रकार गहने के अनुसार नहीं है। समस्या समाधान अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द श्रृंखला अधिगम, संकेतक अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम। तो देखो ये तीनों अधिगम है लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम नहीं है, वो आसुबेल के अनुसार है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम रहा आपके सामने, आप इसको जरा ध्यान से देखें। तो सबसे ऊपर या निम्नतम स्तर का अगर मैं बात करूं और सबसे नीचे लेवल की बात करूं तो दोनों को जोड़ के देखा जाए तो देखिए ये जो है ये है आपका संकेत अधिगम। क्या है आपका, संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम है, संकेत अधिगम है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है यहां पे आप सरल श्रृंखला अधिगम है, इसको बोलते हैं सरल श्रृंखला अधिगम। फिर शब्द सहचर अधिगम है, फिर विभेदन अधिगम है, फिर संप्रत्यय अधिगम है, फिर सिद्धांत या नियम अधिगम है और सबसे ऊपर कौन है, समस्या समाधान अधिगम है। तो सबसे निम्न स्तर का अधिगम किसे माना गया है, दिस इज नोन एज लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, निम्न स्तर का अधिगम। तो अगर बालक को आप यहां से शुरुआत कराते हैं और धीरे 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 स्टेप वाले, तभी मैंने कहा था अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत, याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे उच्च स्तर का अधिगम किसे बोलते हैं, सबसे उच्च स्तर का अधिगम इसको बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं मैं आपको, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत या नियम अधिगम और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। तो ये अधिगम के क्या है, प्रकार हैं। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो रॉबर्ट गैने के अनुसार और आसुबेल के अनुसार मैंने आपको अधिगम के प्रकार बता दिए। आइए अगला देखते हैं कि अधिगम के प्रकार और क्या क्या है।
अधिगम के सामान्य स्तर पे अगर अधिगम के प्रकारों की बात करूं तो विभाजन में आपको ऐसा मिलेगा कि सामान्य तौर पे अधिगम के प्रकार 3 होते हैं। पहला कौन सा है? संवेदन गति अधिगम। संवेदन गति अधिगम नोट करिएगा और तुरंत ट्रिक करिएगा। नोट करिए, अगर आपके अंदर कौशल का विकास किया जा रहा है, किसी भी कौशल का दक्षता विकसित की जा रही है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट, जहां मांसपेशियों का आप उपयोग कर रहे हैं, जहां स्किल डेवलपमेंट की बात आएगी, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, कूदना, जहां आप शारीरिक क्रिया के द्वारा कुछ स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, टाइप करना, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब संवेदन गति अधिगम के अंतर्गत आएगा। दूसरा है गामक अधिगम। गामक अधिगम किसकी श्रेणी में आएगा? तो गामक अधिगम जो होता है, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? सीधी बात है कि जहां पे आप गति के द्वारा सीखोगे, गति के द्वारा चल करके सीखोगे, है ना। गामक अधिगम मोटर, यहां पे होता है ना कि मोटर लर्निंग, जैसे आपको दौड़ना सीखना है, लिखना सीखना, लेकिन दक्षता नहीं, आपके अंदर कौशल विकास नहीं हो रहा। कौशल विकास होगा तो संवेदन गति अधिगम, कौशल विकास नहीं है तो गामक अधिगम। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्धिक अधिगम। यही हम लोग जीवन भर करते हैं। बौद्धिक अधिगम की श्रेणी में कम से कम 5 प्रकार के अधिगम आते हैं जो कि आपके संज्ञानात्मकता के विकास के लिए अति आवश्यक है। और वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं आगे। बौद्धिक अधिगम के प्रकारों में अगर कहा जाए तो सबसे पहला अधिगम है, एक अधिगम यहां और लिख लिया जाए, एक और होता है, उसको बोलते हैं कार्यक्रमित अधिगम। क्या बोलते हैं? कार्यक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित अधिगम क्या बोलते हैं? कार्यक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित अधिगम क्या कहते हैं भाई? कार्यक्रमित अधिगम। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम लर्निंग। इस पहले यही शुरू करते हैं। कार्यक्रमित अधिगम का मतलब क्या होता है भैया? कार्यक्रमित का मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, शिक्षण मशीनों के द्वारा पढ़ाना। किसके द्वारा पढ़ाना? शिक्षण मशीनों के द्वारा पढ़ाना। अगर आप टेक्निकल होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल टीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आप बालक को क्या करा रहे हैं? कार्यक्रमित अधिगम कर रहे हैं। तो तकनीकी अध्ययन कराना, शिक्षण मशीनों के द्वारा अध्ययन कराना किस श्रेणी में आता है? कार्यक्रमित अधिगम के अंतर्गत आता है। और इसके जनक माने जाते हैं बीएफ स्किनर साहब। कौन माना जाता है? बीएफ स्किनर साहब। बीएफ स्किनर का नाम आया है तो नहले पे दहला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्या? वाल्डेन 2 नामक, कौन सा? वाल्डेन 2 नोट करिएगा। वाल्डेन 2 नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो वाल्डेन 2 नामक उपन्यास बीएफ स्किनर ने लिखा है। ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखा है? तो बीएफ स्किनर ने लिखा है। क्लियर है। दूसरा आता है रसानुभूति पूरक अधिगम, जो संवेग से संबद्ध अनुभव होते हैं, संवेग से जुड़े हुए अधिगम होते हैं, जिसमें संवेग काम करता है, वो रसानुभूति पूरक अधिगम कराता है। कहते हैं ना आदमी बहुत प्रसन्न हो गया, आंख से आंसू गिरने लगते हैं, तो वो जो अधिगम होता है उसको क्या बोलते हैं? रसानुभूति पूरक। अगला है सहचर्यात्मक अधिगम, एसोसिएटिव। सभी ने पढ़ा है पावलोव का प्रयोग। पावलोव का प्रयोग कहता है कि चीजों को क्या करना चाहिए? संबद्ध करके पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं, पावलोव का प्रयोग कहता है कि प्राणी और वातावरण, कौन कौन नोट करिएगा, प्राणी और वातावरण, हम दोनों को एक दूसरे से संबद्ध करा दीजिए, अधिगम हो जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्किनर कहते हैं, बीएफ स्किनर कहते हैं कि वातावरण नियंत्रित करना है, अधिगम तो होना ही होना है। ठीक है। तो वातावरण का नियंत्रण किया जाता, प्राणी का नहीं किया जाता, ये स्किनर कहते हैं। लेकिन प्राणी और वातावरण दोनों का नियंत्रण करके सहचर्यात्मक अध्ययन कराया जाएगा, ये कौन कहता है? तो ये बात करते हैं कौन? सभी लोग जानते हैं, ये बात करते हैं पावलोव साहब, और थॉर्नडाइक साहब भी एसोसिएशन की बात करते हैं। फिलहाल प्रत्यात्मक अधिगम होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ाई करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट के आधार पे, जहां पे तर्क चिंतन के आधार पे आप पढ़ाई करते हैं, उसको प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। और सबसे लास्ट है प्रत्यक्षीकरण अधिगम, जिसको बोलते हैं परसेप्चुअल लर्निंग, जिसमें ज्ञान तात्कालिक होता है, जिसमें ज्ञान आकस्मिक होता है, जिसमें ज्ञान आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित होता है। जैसे याद करिए सूझ का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसको प्रत्यक्षीकरण अधिगम की श्रेणी में रखा गया है। नोट कर लीजिए, ये मेरी तरफ से पेपर में फिक्स से क्वेश्चन आएगा। तो प्रत्यक्षीकरण अधिगम से जुड़ा हुआ कौन है? कोहलर साहब है। कौन नहीं जानता गेस्टाल्टवाद को? गेस्टाल्टवाद पूर्णाकार सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत कहलाता है। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, उन्होंने पुस्तक लिखी थी मेंटलिटीज ऑफ एपीज। तो कोहलर का संबंध किससे है? प्रत्यक्षीकरण से। ये तो जनरल हो गया। सहचर्यात्मक में कौन आ गए? सहचर्यात्मक मुख्य रूप से आते हैं आपके थॉर्नडाइक, जनरली कुछ कभी कभी कुछ पावलोव के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और स्किनर साहब के। और जहां तक रही बात कार्यक्रमित, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए नहले पे दहला वाला प्रश्न था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला आसुबेल, दूसरा गैने के अनुसार, और ये तीसरा जनरल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है।
पेपर में आ गया निम्नलिखित में से बौद्धिक अधिगम नहीं है, और ऑप्शन में दे दिया संवेदना गति अधिगम, अब बाकी ये 3 दे दिया, कर लोगे ऑप्शन। ये 3 है, संवेदना गति अधिगम अलग प्रकार है। तो अधिगम के प्रकार क्या होते हैं, अधिगम की परिभाषा क्या होती है, यहां तक के टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग बेसिकली जो नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो है अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत में मुख्यतः हमारे सिलेबस में 4 सिद्धांत हैं जो यूपी टेट और सी टेट में लिखे हुए मिलते हैं। एक पहला सिद्धांत जो आपके लिए है वो पावलोव साहब का है, दूसरा थॉर्नडाइक साहब का है, तीसरा स्किनर साहब का है, और चौथा कॉलर साहब का है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको हर एक अधिगम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।